आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल पेश कर सकती है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में चल रही चर्चाओं के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में यूसीसी संबंधित बिल पेश किया जा सकता है। मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। सरकार इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के पक्ष में है। लॉ कमीशन ने भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस बीच संसद की कानून मामलों की स्थायी समिति ने भी 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। वहीं गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। चुनावी साल में विपक्ष अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो सरकार यूसीसी जैसे अहम विषयों पर विपक्ष का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। इसके बाद से एक बार फिर से देश की राजनीति में यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी का जिक्र करके देश के लोगों को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसने देश के 17 राज्यों में रहने वाले लगभग 7 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी को अपना शिकार बना रखा है। बड़ी आबादी को बीमारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर आदिवासी परंपरा के साथ पीएम मोदी का स्वागत होना है। शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के आगाज की तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। इस मिशन के तहत 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से मुक्त करने का टारगेट है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसने देश के 17 राज्यों में रहने वाले लगभग 7 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को अपना शिकार बना रखा है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आसानी से हो सकती है। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स सही से काम नहीं कर पाती और पूरे शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिस वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन मील का पत्थर साबित होगा। शहडोल में पीएम मोदी इस अहम मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए बड़ी तैयारियां भी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखेंगी। शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी ठेठ देसी अंदाज में खटिया चौपाल लगाएंगे। पीएम मोदी का स्वागत बैगा आदिवासी नृत्य के साथ किया जाएगा। पीएम यहां आदिवासी ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से भोजन भी करेंगे। पकरिया गांव में पीएम मोदी की चौपाल लगेगी। आम के पेड़ के नीचे पीएम मोदी देसी अंदाज में आदिवासी स्व सहायता समूह, पेसा एक्ट समिति के सदस्यों, फुटबॉल क्रांति अभियान के सदस्यों से चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। ये मिशन अलग अलग राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। शहडोल से सौरभ पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
मॉनसून आ गया है। देश के कई हिस्सों में बदरा जमकर बरस रहे हैं। कहीं अन्नदाता का चेहरा खुशी से लाल है तो कहीं आफतकाल है। कच्छ में सड़कों पर सब कुछ डूब गया, लेकिन देखिए एक अजूबा। मॉनसून आ गया है। देश के कई हिस्सों में बदरा जमकर बरस रहे हैं। कहीं अन्नदाता के चेहरे खुशी से लाल हैं तो कहीं आफतकाल है। कहीं गर्मी से निजात है तो कहीं भारी पड़ रही बरसात है। पुल के ऊपर पानी है, मुश्किल में जिंदगानी है। बारिश की मार है, गली मोहल्लों में सैलाब की धार है। बंद पड़ गए काम हैं, इनको बहुत आराम है। कच्छ में बारिश की मार बढ़ी, लेकिन इनकी तो निकल पड़ी। तेज है धार, ये हैं गद्दे पर सवार। सड़कों पर सब कुछ डूबा, लेकिन देखिए ये अजूबा। ये तो आपने गुजरात की तस्वीर देखी। उधर एमपी में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिले तरबतर हैं। रतलाम में तो इतनी बारिश हुई कि पुलिया ही बह गई। देखिए जरा। भारी बारिश से बेहाल रतलाम की ये तस्वीरें हैं, जहां दंतोडिया गांव में इतनी जोरदार बारिश हुई कि 50 साल पुरानी पुलिया बह गई, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को अब 10 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। जिले में अब तक 2.5 इंच बारिश हो चुकी है, लेकिन सिर्फ रतलाम ही नहीं, पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश होगी तो 25 जिलों में मध्यम से तेज बरसात होगी। ग्वालियर चंबल अंचल भी बारिश से तरबतर है। भिंड, श्योपुर, नीमच, विदिशा, मंदसौर की गांधी सागर सेंचुरी, शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क, श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क, रतलाम के धोलाबाड़ और दतिया के रतनगढ़ इलाके में जोरदार बारिश होगी। इस दौरान 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका बनी रहेगी। प्रदेश में बारिश के लिहाज से जून का महीना बेहतर रहा है। प्रदेश के 34 जिलों में सामान्य से 60% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, तो वहीं 11 जिलों में सामान्य से 25% ज्यादा बरसात हो चुकी है। प्रदेश के सिर्फ 7 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बरसात हुई है। 30 जून तक तो छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में 125 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि गुना के चाचौड़ा में 120 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इंदौर के देपालपुर में 87 मिलीमीटर बारिश हुई। रतलाम, धार, बड़वानी और ग्वालियर जिलों में भी 80 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक और रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। तो मॉनसून आ भी चुका है और पूरे प्रदेश में छा भी चुका है। यही वजह है कि हर जिले में झमाझम बारिश देखी जा रही है। लेकिन मॉनसून के सीजन के पहले ड्रेनेज और नालों की सफाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जर्जर इमारतों को चिन्हांकित कर उन्हें जमींदोज कर देना, वरना ये कब कहां हादसे का सबब बन जाए कोई नहीं जानता। उज्जैन की तस्वीर देखिए। उज्जैन, जिसे सबसे पुराना नगर कहा जाता है, मां क्षिप्रा के पावन धारा के साथ ही काल के भी काल कहे जाने वाले बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव यहां प्राप्त होता है। और सावन का महीना तो यहां और भी खास होता है, क्योंकि स्वयं कालों के काल राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने सवारी के रूप में निकलते हैं। ऐसे में यहां कितनी माकूल है व्यवस्था। निगम ने मॉनसून के लिए क्या कर रखी है तैयारी,
क्योंकि 10 अगस्त से निकलने वाली है बाबा की सवारी। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। मॉनसून के आते ही जर्जर मकानों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार देखने को आता है कि भारी बारिश में जर्जर मकान गिरने से लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उज्जैन नगर निगम ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। हालांकि जर्जर मकान मालिकों को सिर्फ अभी नोटिस थमाया गया है, लेकिन अगर मकान मालिक नोटिस के बावजूद इसे रिपेयर नहीं कराते तो बुलडोजर भी तैयार है। जर्जर मकान खतराए जान। जर्जर मकानों को लेकर निगम सतर्क। शहर के 6 जोन के जर्जर मकान चिन्हित। 147 जर्जर मकानों को दिया नोटिस। निगम क्षेत्र के जोन 1 में 23 जर्जर मकान। निगम के जोन 2 में 20 जर्जर मकान चिन्हित। निगम के जोन 3 में 38 तो जोन 4 में 27 मकान जर्जर। जोन 5 में 24 और जोन 6 में 15 इमारतें चिन्हित। समय पर मकान रिपेयर कराने का नोटिस। रिपेयर नहीं कराने पर चलेगा बुलडोजर। सवारी मार्ग के 15 मकान भी चिन्हित। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के हमारे जो जोन कार्यालय हैं उनके माध्यम से हमने जैसे मकानों को चिन्हित किया है, वो कुल मकान हमारे 147 है जो जर्जर हालत में है, जिनको हमने नोटिस भी जारी किया गया है। और बाकी जो शहर के अंदर सारे जो मकान हैं उनका भी हमने आकलन करके जो रिपेयर हो सकते हैं उनको रिपेयर करवा रहे हैं और जिनको हटाना आवश्यक होगा उनको हटाएंगे। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले ही भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद में निकली यात्रा के दौरान जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से हादसा पेश आया था। लिहाजा हादसे से सबक लेते हुए उज्जैन नगर निगम सतर्क हो चुका है। आगामी 10 अगस्त से उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी भी सावन के महीने में निकाली जाएगी, जिसके मद्देनजर निगम ने सवारी मार्ग में आने वाले 15 जर्जर मकानों को चिन्हित कर लिया है और उन्हें नोटिस दिया गया है। साथ ही बाबा महाकालेश्वर की जहाँ सवारी निकलना है, सवारी मार्ग पर इसे 15 मकान है जो जर्जर है। तो सवारी मार्ग पर जो दो ज़्यादा प्रभावित थे मकान, जो बहुत ज़्यादा हालत जिनकी खराब थी, उनको तो हमने तोड़ा गया है और 3 मकानों को लोगों ने रिपेयर करवा लिया गया है। बाकी जो शेष मकान बचे हैं उनको हम किस हालत में है उनको नोटिस दे करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बारिश के सीजन में जर्जर मकानों के गिरने के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इन हादसों को रोकने के वास्ते उज्जैन नगर निगम ने अपनी तैयारी पहले कर ली है। नोटिस दिए गए हैं और इंतजार रिपेयरिंग का है, लेकिन अगर रिपेयरिंग नहीं की जाती तो बुलडोजर भी तैयार है। बारिश का सीजन शुरू होते ही जर्जर मकानों से मंडराते खतरों को देखते हुए नगर निगम ने उज्जैन में 147 मकानों को चिन्हित किया है, जिसमें महाकाल क्षेत्र में भी जो मकान है उनको भी चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि या तो आपके मकान को तोड़ लिया जाए या फिर उनकी मरम्मत की जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखने में आया था कि अहमदाबाद में जगन्नाथपुरी की यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान जो एक मकान का छज्जा गिर गया था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। वही सावन का महीना भी चालू होने वाला है और बाबा महाकाल की सवारी जो है महाकाल क्षेत्र से निकलेगी। ऐसे में कई मकान जो है उस रास्ते में आते हैं, उनको भी नोटिस दिए गए हैं और हटाने के लिए बात की गई है। वहीं नगर निगम ने कहा है कि यदि कोई अपने मकानों को सुधार नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनके मकान को तोड़ने का जो है आदेश दिया जाएगा। उज्जैन से जय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार बस खत्म होने को ही है। ये स्पेसशिप चांद पर उतरने के लिए तैयार है। 12 से लेकर 19 जुलाई के बीच इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। तो चलिए देखते हैं क्या चंद्रयान 3 मिशन है और देश को क्या होगा इस मिशन की कामयाबी से फायदा। देखिए, भारत अब चांद पर उतरने के लिए तैयार है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली है। अगले महीने 12 से 19 जुलाई के बीच कभी भी चंद्रयान 3 चांद के लिए उड़ान भर सकता है। अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कामयाब रहती है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा है।
ये जान लेना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन है क्या। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये मिशन चांद की स्टडी के लिए है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इसकी सारी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और पेलोड्स भी लगाए जा चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा था, लिहाजा इस बार लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंड करने में कामयाब रहेगा। Currently, the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with a rocket compartment that's called payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July. And we will take the earliest possible date, maybe 12th, maybe 13th or maybe 14th. We don't go towards the end unless there is a technical issue cropping up. चंद्रयान 3 एक बेहद अहम स्पेस मिशन है और इसके जरिए चांद की सतह पर रोशनी और खनिजों की हिट के आधार पर स्टडी की जाएगी। चांद पर थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही चांद पर भूकंपों की जानकारी जमा की जाएगी। लेजर के जरिए रेंजिंग स्टडी और मून सरफेस पर खनिज, मिट्टी, केमिकल मिश्रण की जानकारी सहित चांद को लेकर कई अहम जानकारियां मिलेगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इसमें कई अतिरिक्त सेंसर्स को जोड़ा गया है। इसकी गति को मापने के लिए इसमें एक लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर सिस्टम लगाया गया है। GSLV Mk3 से किया जाएगा लॉन्च। चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। ये 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया है। देश के इस सबसे हेवी लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का अहम रोल। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो इसका इस्तेमाल करेगा। चांद की सतह की मिलेगी जानकारी। चंद्रयान 3 मिशन के साथ कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को भेजा जाना है, जिससे लैंडिंग साइट के आसपास की जगह में चंद्रमा की चट्टानी सतह की परत, चंद्रमा के भूकंप और चंद्र सतह प्लाज्मा और मौलिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी मिलने में मदद हो सके। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी के साथ चंद्रयान का 47 दिन का सफर खत्म हो गया था। इसके बाद से भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा था। 2024 में गगनयान मिशन। चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इसे सीख लेकर आगे बढ़े। चंद्रयान 3 मिशन से न सिर्फ चांद की जानकारी मिलेगी, बल्कि भारत इतिहास भी रचेगा। चंद्रयान 3 के बाद 2024 में गगनयान मिशन के जरिए भारत ने पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।